हेलो स्टूडेंट्स, जीडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर प्रवीणा ओझा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बीएससी फोर्थ सेम के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के टॉपिक वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, उपसंयोजक संकुल क्या होते हैं। उपसंयोजक यौगिक वो होते हैं जिनमें उपसंयोजक बंध बनता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये बॉन्ड क्या होता है, हम जनरली बात करते हैं कि जो भी बंध बनता है जो उसमें दो स्पीशीज पार्टिसिपेट करती है। नॉर्मली एक बंध निर्माण में दो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन पेयर भाग लेता है, जिसमें नॉर्मल जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध होता है, उसमें दोनों स्पीशीज अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करती है। जबकि अगर बंध निर्माण में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, जिन्हें हम कंपाइल रूप से इलेक्ट्रॉन युग्म कह सकते हैं, ये एक ही स्पीशीज द्वारा आते हैं, तो उस बंध को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, उपसंयोजक बंध कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाली स्पीशीज को हम लिगेंड कहते हैं, और जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही मेटल होता है, धातु होता है, क्योंकि धातु में वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के निर्माण के कारण जो संकुल बनता है, उनकी प्रकृति और इस बंध की प्रकृति को समझाने के लिए सबसे पहले एल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में पोस्टुलेट्स दी, जिन्हें कंपाइल रूप से एक साथ मिलाकर उन्हें वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहा जाता है। वर्नर ने ये थ्योरी देने से पहले कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया दो सॉल्यूशन को अलग अलग अनुपात में मिक्स किया। सबसे पहले वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को 1:6 के रेशियो में मिक्स किया, यानी एक रेशियो लिया कोबाल्ट क्लोराइड का और 6 के अनुपात में अमोनिया सॉल्यूशन लिया। इनके मिक्सिंग से जो कॉम्प्लेक्स बना उसका कलर ऑरेंज येलो था, जबकि 1:5 के अनुपात में इन दोनों विलयनों को मिलाने पर बनने वाले संकुल का कलर वायलेट बैंगनी था। इसी तरीके से 1:4 के अनुपात में मिलाने पर दो अलग अलग रंग के संकुल बने, जिनमें एक का कलर ग्रीन और दूसरे का वायलेट था। इसी प्रकार से 1:3 के अनुपात में मिलाने से बने संकुल का कलर ब्लू ग्रीन था। यानी वर्नर ने जब अलग अलग अनुपात में इन रिएक्टेंट्स को मिक्स किया तो अलग अलग रंग के संकुल बने और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग थी। इन सभी को ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए वर्नर ने एक कुछ पोस्टुलेट्स दिए, जिन्हें हम संयोजित रूप से वर्नर की कोऑर्डिनेशन सिद्धांत कहते हैं। इसमें सबसे पहले वर्नर ने बताया कि in coordination compounds the metal atom exhibit two types of valencies, that is primary and secondary valency। यानी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु दो तरह की संयोजकता दर्शाता है, जिसे प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, आयनीकृत हो सकती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो अनायनीकृत होती है, उसका आयनिक फॉर्म में वो हमें नहीं मिलती। जैसे हम बात करते हैं कि जो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया सॉल्यूशन जो वर्नर ने मिक्स किए थे, इसमें केंद्र धातु परमाणु के रूप में कोबाल्ट होगा, जबकि क्लोराइड और अमोनिया दो ऐसी स्पीशीज हैं, अगर इस पूरे कॉम्प्लेक्स का हम आयनीकरण करें तो यहाँ पर ये हमें आयन के रूप में मिलने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। इससे जो कॉम्प्लेक्स बना उसके आयनीकरण पे हमें केवल और केवल 3 क्लोराइड आयन मिलते हैं। जब हम इसको 1:6 के रेशियो में मिक्स करते हैं तो यहाँ पर 3 क्लोराइड आयन मिलते हैं, जबकि अमोनिया का आयनीकरण नहीं होता है। यानी कि अमोनिया एज अ सेकेंडरी वैलेंसी काम कर रही है और क्लोराइड एज अ प्राइमरी वैलेंसी, जिसका आयनीकरण संभव है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल से हम इस पॉइंट को समझते हैं। हम लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड संकुल का आयनीकरण करने पर यहाँ पर हमें दो प्रकार के आयन मिलते हैं। एक तो सिंपल आयन होता है जो है पोटेशियम, सरल आयन कहते हैं, जबकि दूसरा जो है वो जटिल आयन बनता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनता है, जिसे हम फेरोसाइनाइड आयन कहते हैं। यानी यहाँ पर अगेन यहाँ पर जो है साइनाइड जो कि मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, ये आयनीकृत नहीं हुआ, यानी कि साइनाइड यहाँ पर एज अ सेकेंडरी वैलेंसी काम कर रहा है, जबकि पोटेशियम यहाँ पर एज अ प्राइमरी वैलेंसी काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्नर ने बताया कि the primary valency corresponds to oxidation state and the secondary valency corresponds to the coordination number of the metal ion। यानी जो प्राथमिक संयोजकता है वो धातु आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है, जबकि
सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या को बताती है। इस पॉइंट को भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हम अगेन पोटेशियम फेरोसाइनाइड का एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, पोटेशियम फेरिसाइनाइड। इन दोनों संकुलों में आयरन सेंट्रल एटम की तरह काम कर रहा है, जबकि दूसरे जो है वो पोटेशियम और साइनाइड स्पीशीज है। जब हम इस फर्स्ट वन संकुल का अगर आयनीकरण करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 पोटेशियम आयन मिलते हैं और एक फेरोसाइनाइड आयन मिलता है, जबकि पोटेशियम फेरिसाइनाइड के आयनीकरण से हमें 3 पोटेशियम आयन मिलते हैं और एक फेरिसाइनाइड आयन मिलता है। यहाँ अगर हम देखें तो फेरिसाइनाइड आयन और फेरोसाइनाइड आयन में डिफरेंस, साइनाइड जो है वो तो 6 ही है, दोनों संकुलों में साइनाइड आयन के नंबर 6 है, लेकिन आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम निकालें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जबकि फेरिसाइनाइड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर साइनाइड तो दोनों आयन्स में सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस है यहाँ पर पोटेशियम आयन की संख्या में। जो फर्स्ट हमने पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिया उसमें पोटेशियम 4 है, जबकि यहाँ पर पोटेशियम 3 है। यानी कि ये प्रूव करता है कि यहाँ पर इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में पोटेशियम एज अ प्राइमरी वैलेंसी है, और ये प्राइमरी वैलेंसी के कारण मेटल की ऑक्सीडेशन, ये प्राइमरी वैलेंसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या को दर्शाता है। नेक्स्ट वर्नर ने बताया कि द मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करना चाहता है। प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय either positive ions or negative ions, whereas secondary valencies are satisfied by either negative or positive ions or neutral molecules। यानी जो प्राथमिक संयोजकता है वो हमेशा आयनिक फॉर्म में होगी, या तो धनायन होगी या ऋणायन होगी। न्यूट्रल मॉलिक्यूल कभी भी प्राथमिक संयोजकता को संतुष्ट नहीं करते, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कैटायन भी हो सकती है, पॉजिटिव आयन भी हो सकता है, नेगेटिव आयन भी हो सकता है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे हम जनरली देखते हैं कि क्लोराइड जो है, क्लोराइड है, साइनाइड है, फ्लोराइड है, ये सारे एनायंस जो है, जो नेगेटिव आयंस हैं, वो सेकेंडरी वैलेंसी या एज अ लिगेंड काम करते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जैसे वाटर है, अमोनिया है, इनमें चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसलिए ये सेकेंडरी वैलेंसी या लिगेंड का काम करते हैं। देन वर्नर ने बताया कि एवरी मेटल एटम हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, दैट इज इट हैज अ फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था पोटेशियम फेरोसाइनाइड और फेरिसाइनाइड, दोनों में साइनाइड जो है वो एज अ लिगेंड काम कर रहा है, यानी कि एज अ सेकेंडरी वैलेंसी है, और दोनों कॉम्प्लेक्सेस में साइनाइड के नंबर 6 हैं, यानी आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या जो है वो 6 रहती है, जो कि फिक्स है। नेक्स्ट वर्नर ने बताया कि द प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द डिसाइडिंग ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, whereas the secondary valency is directional and it decides the geometry of the complex। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो अदिशात्मक है, जिसके कारण हम बनने वाले संकुल की ज्यामिति का निर्धारण नहीं कर सकते, उसकी संरचना नहीं बता सकते, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो दिशात्मक होती है, और इसके कारण ये संकुल की ज्यामिति को भी डिसाइड करती है और समावयता भी दर्शाती है। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा तो ज्योमेट्री लीनियर होगी। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड या कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस की, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, यानी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। इसी तरीके से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। जैसे हम एग्जांपल लें टेट्रामीन कॉपर सल्फेट का। अगर हम टेट्रामीन कॉपर सल्फेट की बात करें तो यहाँ पर जो है कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, क्योंकि आगे सल्फेट, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। यहाँ पर जो है कॉपर की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री जो है वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री रहेगी।
नेक्स्ट वर्नर ने बताया कि the primary valencies are written outside the square bracket and they form outer sphere of the complex, whereas the secondary valencies are written in square bracket along with the central atom, and these are collectively form the inner sphere or coordination sphere of the complex. यानी ये जो पॉइंट दिया गया वर्णन ने ये कॉम्प्लेक्सेस के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखने के लिए, उसके अणु सूत्र को लिखने के लिए दिया। इसने बताया, जैसे हम बार बार लिख रहे हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसने बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम के बाहर की तरफ हम प्राइमरी वैलेंसी को लिखेंगे, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हम प्राइमरी वैलेंसी को लिखेंगे जो कि आउटर स्फीयर कहलाता है, बाहरी गोला कहलाता है, जबकि जो लिगेंड है या जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम धातु आयन के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इनर स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट वर्नर ने बताया वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करने के लिए है कि इन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला प्राइमरी वैलेंसीज आर डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन एंड द सेकेंडरी वैलेंसीज आर डिनोटेड बाय सॉलिड लाइंस। इस पॉइंट को समझने के लिए हम बात करते हैं कि जैसे वर्नर ने जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बनाया उसमें इसने कोबाल्ट क्लोराइड के साथ में 6 अमोनिया यानी 1:6 के रेशियो में दोनों विलयनों को मिलाया था। यहाँ पर सेंट्रल एटम कोबाल्ट है, जैसे हमने बात की थी वर्नर पोस्टुलेट में बताया गया कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो है वो एज अ सेकेंडरी वैलेंसी होगा और जो आयनिक फॉर्म में वो एज अ प्राइमरी वैलेंसी होगा, यानी इस कॉम्प्लेक्स में क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी होगा और अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी होगा। अब यहाँ पर हम बात करें कि चूंकि नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है मेटल का वो 6 है, यानी कि यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। तो अगर हम इसमें इसको अरेंज करें तो जो हमारा सेंट्रल एटम है वो संकुल में केंद्रीय स्थिति लेगा, इसके चारों ओर जो लिगेंड्स है वो ऑक्टाहेड्रल मैनर में इसके साथ जुड़ेंगे और इन सेकेंडरी वैलेंसीज को हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इन बॉन्ड्स को हम इस तरीके से बताते हैं और यहाँ पर हम सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि NH3 लिखेंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो है जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। जबकि तीनों जो क्लोराइड आयंस हैं वो एज अ प्राइमरी वैलेंसी काम कर रहे हैं, इनको हम दर्शाने के लिए यहाँ पर डॉटेड लाइन को यूज करेंगे। यानी ये इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हुआ। अगर हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है तो हम बात करेंगे कि मेटल को सेंट्रल में लिखना है, उसके साथ में हमें लिखना है सेकेंडरी वैलेंसी, उसके नंबर, इन दोनों को एनक्लोज्ड करना है, बंद करना है हमें स्क्वायर ब्रैकेट में और इसके बाहर हमें लिखना है प्राइमरी वैलेंसी। यानी कि जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बना था वर्नर का उसका फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी तरीके से अगर हम मानते हैं कि जो इसने नेक्स्ट बनाया था जिसमें कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को 1:4 के अनुपात में जब मिलाया जाता है तब स्ट्रक्चर क्या होगा, वही यहाँ पर सेंट्रल एटम कोबाल्ट होगा। हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी किसी भी मेटल की हमेशा फिक्स रहती है यानी कि 6 होगी अब और ऑक्टाहेड्रल मैनर में ये अरेंज होंगी, लेकिन यहाँ पर जो सेकेंडरी वैलेंसी यानी जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो केवल 4 है। इन चारों को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं, ये ऑक्टाहेड्रॉन के चारों कॉर्नर्स एक्वायर करता है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो दोनों वैलेंसीज है, दोनों बॉन्ड जो है यहाँ पर चूंकि क्लोराइड जो है वो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कैटायनिक भी हो सकती है, एनायनिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी कि 2 क्लोराइड आयन जो है वो वहाँ यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करेंगे, इसलिए यहाँ पर इन्हें सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जबकि केवल जो तीसरा Cl बचा है वो यहाँ पर क्लोराइड आयन केवल और केवल एज अ प्राइमरी वैलेंसी काम करेगा। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर हम लिखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिखा जाएगा, कोबाल्ट के साथ में 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे और ये 2 जो क्लोराइड आयंस हैं जो एज अ प्राइमरी
और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाइड कर रहे हैं उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जबकि जो क्लोराइड केवल और केवल प्राइमरी वैलेंसी का काम कर रहा है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। नेक्स्ट, यानी वर्नर ने जो सारे कॉम्प्लेक्सेस बताए उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हम इस तरीके से बना सकते हैं, जहां पे 1:5 का रेशियो लिया गया, यहाँ पर केवल एक क्लोराइड ऐसा होगा जो एज अ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करेगा, जबकि जहां 1:3 के अनुपात में हमने दोनों रिएक्टेंट्स को मिक्स किया वहां पर तीनों क्लोराइड आयंस जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाइड करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि वर्नर ने जो ये सारी पोस्टुलेट्स दी इनको एक्सपेरिमेंटली हम प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रयोग के द्वारा इनको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रयोग किया गया प्रेसिपिटेशन मेथड, अवक्षेपण विधि। हमें जैसे कि पता है कि आयनिक क्लोराइड जो है, आयनिक क्लोराइड अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो यह सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। इस रिएक्शन से हमें पता चलता है कि 1 मोल क्लोराइड 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट के रूप में 1 मोल सिल्वर क्लोराइड ही बनेगा, का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। यानी जितने हमें क्लोराइड आयंस अवेलेबल होंगे उतने ही मात्रा में हमें सिल्वर क्लोराइड मिलेगा। इसीलिए जैसे कि हमने बात की कि कोबाल्ट ने जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बनाया था, इसका अगर हम डिसोसिएशन करें, इसका अगर आयनीकरण किया जाए तो चूंकि यहाँ पे 3 क्लोराइड एज ए प्राइमरी वैलेंसी है जिनका आयनीकरण हो जाएगा और हमें 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे, जबकि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल 1 क्लोराइड एज ए प्राइमरी वैलेंसी है, 2 सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं जिनका आयनाइजेशन नहीं होगा, आयनीकरण नहीं होगा। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स का आयनीकरण करते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल 1 हमें क्लोराइड आयन मिलेगा। यानी अगर इसकी हम रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाएं, तो 3 मोल सिल्वर क्लोराइड एज प्रोडक्ट हमें मिलेंगे, जबकि यहाँ पर जो है वो अगर हम रिएक्शन करवाएं तो हमें केवल 1 मोल सिल्वर क्लोराइड का मिलेगा। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में जो वर्नर ने कॉम्प्लेक्स लिए थे उनमें अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में जो है वो क्लोराइड आयन जो आयनीकृत होते हैं उनकी संख्या अलग अलग हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें इस सेकंड वन की तो यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन ही एज ए प्राइमरी वैलेंसी है, तो हम अगर इसकी रिएक्शन हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाएंगे तो केवल और केवल दो सिल्वर क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे इस टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है कि 3 क्लोराइड आयंस को ये प्रेसिपिटेट कर सकता है, यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन एज अ प्रेसिपिटेट अलग से हमें मिलते हैं। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में एक एक क्लोराइड आयंस का प्रेसिपिटेशन होता है, जबकि यहाँ पर चूंकि तीनों ही क्लोराइड आयन सेकेंडरी वैलेंसी का काम करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी क्लोराइड आयन आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट इसने बताया था जो वेरिफिकेशन किया वो है मोलर कंडक्टिविटी मेजरमेंट, यानी कि चालकता मापन के द्वारा। जैसा हमें पता है कि किसी भी विलयन की चालकता जो है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है, आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा उस विलयन की कंडक्टिविटी होगी। जैसे अगर हम वर्नर के द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, जो फर्स्ट वन हमने लिखा है, इसका जब आयनीकरण होता है तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता है और 3 क्लोराइड आयन बनते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है वो 4 है, यानी इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। जबकि अगर हम सेकंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आयन है लेकिन जो क्लोराइड आयंस मिल रहे हैं वो केवल 2 मिल रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है वो 3 है, यानी इसकी कंडक्टिविटी, इसकी चालकता फर्स्ट वन से कम होगी। और ये एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया, जहां पर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की जो कंडक्टिविटी है वो 430 मेजर की गई, 430 यूनिट, जबकि सेकंड की 250 यूनिट मेजर की गई। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे थर्ड जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें केवल एक क्लोराइड आयन मिल रहा है, यानी टोटल नंबर ऑफ आयंस 2 है, जिसके कारण कंडक्टिविटी और कम हो गई, 100 यूनिट हो गई। और जो लास्ट वन कॉम्प्लेक्स था जिसमें तीनों ही क्लोराइड जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी का काम कर रहे हैं, उसमें कोई भी हमें आयन नहीं मिला, जिसके कारण इसमें कंडक्टिविटी 0 मेजर की गई। यहाँ पर हमने वर्नर के पोस्टुलेट्स और उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को डिस्कस किया। थैंक यू।